बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय हिंद किसान भाई, खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में, साथ ही साथ कृषि उपकरण के बारे में। ये सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के किसान अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। रांची के पशुपालकों के लिए 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का हरित। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि प्रभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कृषि यांत्रिकीकरण उपयोजना के तहत कोडरमा के किसानों के बीच अनुदान पर कृषि उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसमें लैम्प्स, पैक्स, स्वयं सहायता समूह जैसे संगठनों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान दिया जाएगा, जबकि लघु एवं सीमांत किसान, महिला किसान, ST/SC वर्ग के किसान को व्यक्तिगत रूप से कृषि यंत्रों पर 50 से 60% अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए कोडरमा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। रांची जिला के सभी प्रखंडों के 291 पंचायतों में 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 28 फरवरी तक चलेगा। सभी प्रखंड और पंचायतों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित किया गया है। रांची जिला के पशुपालक अपने पशुओं का इलाज, बंध्याकरण, टीकाकरण, गर्भ जांच और स्वास्थ्य जांच का पशु चिकित्सा शिविर में लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए अपने घर में खुद जैविक उर्वरक अमृत जल बना सकते हैं। अमृत जल बनाने के लिए अनुशंसित मात्रा में गोबर, गौमूत्र, गुड़ और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। पानी के साथ गोबर, गौमूत्र और गुड़ को मिलाकर घोल बनाएं और उसे 3 दिन तक छाया में रहने दें। इसके बाद इस अमृत जल को 7 से 15 दिन के बीच सिंचाई जल के साथ मिलाकर फसल लगे खेत में डालें। ये उपज बढ़ाने में भी कारगर है और इसे कंपोस्ट में मिलाकर उसकी गुणवत्ता भी बेहतर कर सकते हैं। इससे लागत में कमी आएगी, मिट्टी के सेहत में सुधार होगा और जैविक विधि से उपज भी अच्छी होगी। अमृत जल में भी जो हम देसी गाय का गोबर, गोमूत्र 1 किलोग्राम और देसी गाय का गोमूत्र 1 लीटर, इसके साथ ही 50 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और 10 लीटर पानी में इसे हम घोल के 3 दिन तक इसको छायेदार स्थान पर रखते हैं और फिर 100 लीटर पानी में इसे घोल के हम इसका खेती में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग न सिर्फ खेती में किया जा सकता है 7 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई जल के साथ, बल्कि इसे हम खाद बनाने में भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी खाद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। राज्य के जो किसान करेले की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। गर्मा करेला के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित लगाएं। करेला की बुआई में 4 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंडनट डिकोटिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना विल्ट रोग की रोकथाम कैसे करें। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट और रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियां विल्ट रोग से ग्रस्त हो तो विल्ट ग्रस्त सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कहते हैं जल ही जीवन है। बिल्कुल, जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए भी ये जरूरी है। तो जल संरक्षण जरूरी है और खेती के लिए जल संरक्षण कैसे करें, इसका क्या महत्व है, विस्तृत जानकारी लेके हमारे विशेषज्ञ है हमारे साथ। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आप खेती करते हैं और खेती का जो सबसे बड़ा कारक है पानी, उसकी जब कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी खेती प्रभावित होती है, आपकी आमदनी प्रभावित होती है, आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर होता है। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जो किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए जल संरक्षण कितना ज़रूरी है और वह कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से आने वाली फसलों में अभी जब गरमा लगाएंगे उस समय पानी की पर्याप्त मात्रा उनको उपलब्ध हो। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजय कुमार सिंह। सर, अभी खासकर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या, जिस तरह की टोपोग्राफी है उसमें
पानी को बचा के रखना निरंतरता के साथ में आने वाली फसलों के लिए। तभी जब गर्मी का समय शुरू होगा और अभी अब बारिश खत्म हो गई, ठंड भी अब जा रही है, तो किसान भाई किस तरह की तैयारी करें कि आने वाले फसल में पानी की उपलब्धता उनको रहे? जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 1100 से 1200 मिलीमीटर पानी वर्षापात प्राप्त होता है और झारखंड में प्रकृति के द्वारा ऐसा यहाँ का संरचना है कि यहाँ की मिट्टी में जल संग्रह करने की क्षमता बहुत ही कम है और प्रदेशों के अपेक्षा। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है, वो भी बहुत नीचे है और बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है जब हमारे किसान भाई बोरिंग या अन्य माध्यमों से सिंचाई करते हैं जी। वैसी परिस्थिति में अगर जल जो है, और खेती के लिए जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, इसके बिना खेती की कल्पना करना मतलब संभव नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं विदेशों में कि जहाँ कम वर्षा की स्थिति में भी बहुत अच्छा खेती की जा रही है। लेकिन उसके लिए जो वैज्ञानिक तकनीक है उसको हमारे किसान भाइयों को अपनाना होगा और जो वर्षापात या जो ग्राउंड वाटर हमारे पास उपलब्ध है उसी का समुचित प्रबंधन करके हम अच्छी खेती भी कर सकते हैं जी। ऐसी परिस्थिति में किसान भाई को सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी हम तो मेनली जैसा कि प्रदेश में है कि केवल 10 से 12% ही हमारे पास सिंचित भूमि है जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग एस्योर्ड इरिगेशन बोलते हैं। वैसी परिस्थिति में जो हमारा रेनफेड एरिया है जहाँ पर संग्रहित जल का उपयोग करके हम लोग खेती करते हैं, उस परिस्थिति में किसान भाई को कुछ जो वैज्ञानिक सलाह दिया जाता है अगर उसको अपनाएं तो हम लोग भी और प्रदेशों के अपेक्षा जहाँ पर जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसके तुलना में भी आ सकते हैं, उसके कंपेयर भी हम कर सकते हैं अपनी खेती में। जो किसान भाई कई तरह के हैं, जैसे टीसीबी है या और भी मेथड है, क्या इन सब के माध्यम से या कोई बेहतर तकनीक है जिसके माध्यम से कम पानी में अधिक खेती या जो पानी है उसको हम भविष्य के लिए स्टोर करें? सबसे पहले खरीफ से हम लोग शुरू करते हैं जी। तो खरीफ में जब किसान भाई अपनी खेती करते हैं तो जो वर्षापात हमको प्राप्त होता है उसका समुचित रूप से संग्रहित करने का प्रयास करें। जो खास करके हमारे प्रदेश में वर्षा होता है और तुरंत पानी नीचे तरफ चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी जो वर्षा का अतिरिक्त जो पानी हमारे पास उपलब्ध रहता है खेती के अलावा उसको संग्रहित करें। संग्रहित करने के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चला जा रही है, तालाब की योजना, गहरीकरण की योजना या फिर डोभा की योजना, उन सारी योजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करें और उसमें जो खरीफ में जो वर्षा अधिक मात्रा में जो प्राप्त होता है उसको संग्रहित करें जी। संग्रहित करने के समय भी इस बात को ध्यान में देना चाहिए कि आप खास करके हैदराबाद और सब प्रदेशों में जाइएगा तो तालाब को भी लोग मल्चिंग करके रखते हैं जी। तालाब को भी पॉलीथीन मल्चिंग करके रखते हैं जिससे कि पानी का सीपेज नहीं हो, पानी जो ज़मीन के अंदर चला जाता है उसकी बर्बादी नहीं हो और वाष्पीकरण का भी से उसको रोका जा सके जी। तो ये भी अगर आप अपने तालाब बनाए हैं या डोभा बनाए हैं या और भी जल संग्रह का जो आपके पास तरीका है उसमें ज़रूर पॉलीथीन मल्चिंग या पॉलीथीन से उसको एथी करें या बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनके लगाने से सीपेज चेक होता है, यानी टैंक का पूरा स्वरूप दें जी। तो उससे क्या होगा कि जो अतिरिक्त वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है वो उनको बचेगा। वहाँ पे किसान भाइयों ने अभी तक बेहतर तकनीक जो सिंचाई के है उसको नहीं अपनाया है, फ्लड में इरिगेशन करते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, तो उनके लिए ये है कि तो सबसे पहले जो हम लोग खरीफ की बात कर रहे थे जी। उसमें है कि खरीफ में जो भी फसल लें वो अपने तरीका से, खास करके जो हमारा 80% एरिया है धान के लिए उपयुक्त है। तो अभी देखा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च फाइंडिंग आए हैं कि कम पानी के उपयोग में भी धान की खेती डायरेक्ट सीडेड मेथड से हम कर सकते हैं, जिससे कि जो वर्षा के आधार पर हम लोग जो निर्भर रहते हैं कि वर्षा होगा तो बिचड़ा डालेंगे फिर धान लगाएंगे, वैसी परिस्थिति में कभी कभी वर्षा नहीं होने पर या असमय होने पर हमारा खेत परती रह जाता है। तो वैसी स्थिति में किसान भाई को शॉर्ट ड्यूरेशन की, जैसे अंजलि, वंदना, अभिषेक, ये सब वेराइटी है जिसका डायरेक्ट सीडेड करें। दूसरा है कि
अंतर फसल करें, जिससे कि अगर एक फसल ख़त्म हो जाता है तो दूसरा फसल उसको मिल सके। तो अंतर फसल की खेती करें, जैसे कि झारखंड प्रदेश के लिए मकई के साथ रहड़ है, रहड़ के साथ ग्राउंडनट है और धान है। ये सब अंतर फसल का अनुशंसा किया जाता है, उसका उपयोग करें। तीसरा है कि कम अवधि के प्रभेद लगाएं, जिससे कि पानी कम हो और दूसरा फसल उसके कटने के बाद उसमें जो मिट्टी में जो नमी रहती है उसका उपयोग दूसरे फसल के लिए भी किया जा सके। तो ये सब। और चौथा है कि ऐसे प्रभेद का चुनाव करें जिसका कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे प्रभेद हैं जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कम अवधि के और ऐसे प्रभेद का चुनाव करें जो कम पानी की आवश्यकता जिसको पड़ती है। और इसके लिए अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला कृषि कार्यालय में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या जिला प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके अनुशंसित किस्म जो कम पानी की आवश्यकता है उसका ही प्रयोग करें। जी, मेरा रहा उसमें था कि जिनके पास पानी की जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो पर्याप्त है, वह तकनीक पर नहीं जाते, उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, खास करके किसान भाइयों को ये बताया जा रहा है कि हमारा अनुशंसा है कि रबी के समय में, खरीफ में भी और रबी में भी पानी के कम उपयोग से अधिक फसल लेने की भी बहुत सारी तकनीकें हमारे सब्जियों में या खास करके गेहूं में भी, और प्रदेशों में तो गेहूं, चना, मसूर इस सब में भी उपयोग हो रहा है। तो उसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे तकनीक है, जैसे कि स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं, सरकार ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर सरकार 90% सब्सिडी भी दे रही है इसके बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद तीसरा है कि मल्चिंग आप कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद और है कि अल्टरनेट, हम लोगों ने जो विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा यह शोध किया गया है कि अल्टरनेट इरिगेशन, अल्टरनेट फरो इरिगेशन अगर हम करते हैं तो उससे कम से कम 40 से 45% कम पानी का उपयोग करके हम अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। खास करके आलू के खेती के लिए या सब्जीदार खेती जो लाइन में लगाई जाती है, वैसे खेतों में अल्टरनेट फरो इरिगेशन का हम लोग अनुशंसा करते हैं, जिससे कि पानी की बचत करके अधिक से अधिक हम लोग खेती कर सकें। खरीफ का सीज़न आएगा 2-3 महीनों के बाद में, तो जो किसान भाई छोटे किसान हैं जिनके पास डूबा या तालाब इस तरह की सुविधा नहीं है, तो खेतों में ही क्या कोई स्ट्रक्चर है जिसको बनाकर खेत का पानी खेत में ही रोकने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ किसान भाई, जैसे कि अब तो पानी बरसात का ही पानी को हम लोग रोक सकते हैं, तो बरसात में जब भी किसान भाई अब आने वाला दिन में अभी से ही उसकी तैयारी करें कि जितने उसके पास ज़मीन है, ऐसे तो अनुशंसा किया जाता है कि 1/10 कि जैसे 1 हेक्टेयर है तो उसका 10वां हिस्सा में आप डोभा बना लें और जो पानी संचित हो उसको वर्षापात जो अतिरिक्त होता है उसको सिंचित करें और आने वाले भविष्य के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन अभी जो रबी सीजन में जो किसान भाई या गर्मा में जो सब्जी लगा रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करें, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें और निश्चित रूप से मल्चिंग करें। मल्चिंग करने से क्या होता है कि ऐसे विभिन्न शोधों से हम लोग ऐसा पाए हैं कि 40 से 45% पानी की आवश्यकता कम हो जाता है खेतों में, उसका भी रोकथाम इस मल्चिंग के द्वारा होता है। और ख़ास करके हम लोग आजकल मल्चिंग के लिए प्लास्टिक मल्चिंग को कम अनुशंसा करके ऑर्गेनिक मल्चिंग के लिए हम लोग धान का या पत्ता जो भी उनके पास उपलब्ध है उससे मल्चिंग करें, तो उससे क्या होगा कि वो तो एक मल्चिंग का भी काम करेगा और उसके बाद सड़ जाने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी को बढ़ाएगा, जिससे कि मिट्टी की जल संग्रह करने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आपको बताया कि आने वाले समय में जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और फसलों के आधार पर जल का जो प्रबंधन है वह भी करने की ज़रूरत है। तकनीक है, तकनीक के आधार पर कम पानी में ही अधिक खेती की जा सकती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को और आपको भी नमस्कार। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि उपकरण के बारे में। सब्जी फसल में कृषि उपकरण का क्या महत्व है, इसकी भी जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। तो चलिए देर नहीं करते, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, आप सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जी की खेती में मशीनों का भी उपयोग होता है, तो कौन सी मशीन किस फसल के लिए, किस तरह के खेत के लिए उपयोगी है, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस सब विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के रूप में विनोद कुमार पांडे जी। अच्छा पांडे जी, ये बताइएगा कि कृषि उपकरणों का प्रयोग जो है
मेजर क्रॉप में तो किसान भाई करते हैं, लेकिन खासकर झारखंड की परिस्थिति में यहाँ की भौगोलिक संरचना को देखते हुए कौन कौन से मशीन हैं जो कि सब्जियों के लिए उपयोगी है? किसान भाई यहाँ हमारे चतरा ज़िले में विशेष रूप से यहाँ सब्जी का उत्पादन तीनों मौसम में होता है, रबी, खरीफ और गर्मी में भी यहाँ सब्जी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो है करीब 80% किसान जो है यहाँ पे सब्जी का उत्पादन करते हैं, जिसमें जो है कई तरह के छोटे छोटे कृषि यंत्रों का उपयोग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया भी गया है और किसान कर भी रहे हैं। देखिए, यांत्रिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ी मशीनों का ही प्रयोग किया जाए। यांत्रिकरण का ये मतलब है कि आपका कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हम लें। इसमें बड़ी मशीनें भी आ सकती हैं और छोटी मशीनें भी आ सकती हैं। तो इसमें हमने देखा है कि कई ऐसे छोटे छोटे कृषि यंत्र हैं, जैसे कि जुताई। सबसे पहले किसान जो है खेत की जुताई करते हैं। कोई भी फसल लगानी हो, सब्जी हो या आपका गेहूं हो या धान हो, कोई भी फसल हो, तो उसमें सब्जी की तैयारी जो है, खेत की तैयारी सबसे आवश्यक होती है। तो खेत की तैयारी के लिए जो है हम लोग जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और किसान जो है उसको जो है सबसे पहले जो है कल्टीवेटर से या रोटावेटर से जुताई करके और खेत की जब तैयारी हो जाती है, इसके बाद तब उसमें जो है वो पौधा का रोपण करता है। तो किसान जो है ये रोटावेटर का प्रयोग यहाँ पे अब बहुत बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पहले सिर्फ कल्टीवेटर चलता था, लेकिन अब रोटावेटर से काफ़ी किसान, इससे रोटावेटर से होता क्या है कि जो किसान जो कल्टीवेटर से 2 बार आप जुताई करिएगा, रोटावेटर से 1 बार ही जुताई करने से उसके बराबर जुताई हो जाती है और उससे अच्छी जुताई होती है, खेत इसमें लेवल हो जाता है। इसके बाद जो है किसान उसका पौधारोपण करता है। पौधारोपण के बाद फिर अपना सिंचाई वगैरह करने के बाद जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें सब्जी में होता है निकौनी करना। जी। निकौनी जो है सबसे आवश्यक है। निकौनी करने के लिए हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से भी की तरफ से जो है बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र जो है किसानों को दिए गए हैं, जैसे कि आपका व्हील हो है, फिर आपका फिंगर हो है, क्रिसेट हो है, या 3 फालों वाला हो है, व्हील हो में ग्रबर वाला व्हील हो है। तो इस तरह से कई छोटे छोटे कृषि यंत्र जो है हम लोग यहाँ पे चतरा में बनवाते हैं और बनवा करके जो है उसको जो है किसान को देते हैं और किसान भी अपने स्तर से उसको बनवाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे फसल हैं जिन पर कि एक समय के बाद मिट्टी भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? मिट्टी चढ़ाने के लिए भी आता है। ये आपका कई ऐसे कृषि यंत्र हैं जो मिट्टी चढ़ाने में, चूँकि फसल हम लगा चुके हैं पहले से ही, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे कई छोटे छोटे कृषि यंत्र आ गए हैं जिससे जो है आप मिट्टी जो है सीधा जो है आप टमाटर है या बैगन है या मिर्च है, किसी पर भी आप जो है चढ़ा सकते हैं। दोनों साइड से उसमें चलाना पड़ता है, दोनों साइड से चला करके आप जो है उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो है श्रम की बचत कम होती है और जो आप कोड़ी से करते हैं उसकी जगह पे जो है उसका यदि प्रयोग करता है तो समय कम लगता है उसमें। तो क्या ब्लॉक के लेवल पे या ग्राम के स्तर पे जी। किसी तरह की कोई व्यवस्था होती है कि जहां से वो किसान जो है यंत्र लेकर उपयोग करे और वापस कर दे? झारखंड में जो है ये कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत जो है पूरे ब्लॉक में, हर ब्लॉक में कृषि उपकरण बैंक बनाए गए हैं, जिसमें जो है एक व्यक्ति के पास जो है, जो उसका अध्यक्ष होता है, उसके पास सारे कृषि यंत्र गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिए गए हैं सब्सिडी पे। और वो जो है एक तरह का कस्टम हायरिंग सेंटर है वो, और वहाँ से जो है वो किसान जो है अपने यहाँ जो है मिनिमम दर पे, जो बिल्कुल मिनिमम है उस दर पे ले करके जाता है और उससे जो है अपना काम करता है और फिर जो है वापस कर देता है, जिसमें जो है आपका
ट्रैक्टर से लेकर के जितनी भी आपका पावर टिलर जो है, आपका रोटावेटर, पंप, आपका ये धान की कुटाई करने वाला जो है, शेलर वगैरह जो है, थ्रेशर भी आपका गेहूं के लिए, धान के लिए, इस तरह से मेरे कई ऐसे यंत्र है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिया गया है। और कम से कम उसका एक मूल्य का निर्धारण जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग और भूमि संरक्षण को एक कमेटी जो है तय की है, और उसी दर पे जो है उसको जो किसानों को जो है दिया जाता है, जिससे जो किसानों को जो है काफ़ी इसमें सहयोग मिल रहा है। एक और चीज़ आती है पंडित साहब की, जब फसल तैयार हो जाती है, सब्जियों की ही अगर बात करें, आलू की बात करें, गाजर की बात करें, या जो कंद वाली सब्जियां हैं, उनको हार्वेस्ट करने के लिए भी क्या किसी तरह का यंत्र आता है? क्योंकि इसमें भी मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, उसको जो है डिगर बोलते हैं, जिससे कि पोटैटो का है तो पोटैटो डिगर उसका नाम है। तो उससे जो है आपका ये पशु चालित भी है और ट्रैक्टर चालित भी है, पावर टिलर से भी चलने वाला है। इस तरह के कई ऐसे पोटैटो डिगर हैं जिसका उपयोग करके जो है हम आपका आलू का या जो भी जो ज़मीन के अंदर बैठने वाली जो हमारी फसलें हैं उसकी हम कोड़ाई जो है बहुत कम समय में कर सकते हैं। उसमें यंत्रों का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो प्रखंड स्तरीय जो कृषि उपकरण बैंक है वहाँ से भी आप न्यूनतम दर पर यंत्रों को लेकर प्रयोग में ला सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है आप जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे, बस आपको इस पर अमल करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।